हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज की वीडियो में हम लेक्चर 8 यानी कि जो हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो M27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर डिस्कशन चल रहा है, उसका आज हम लेक्चर 8 में 2013 से लेकर के 2015 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमारा जो ये वीडियो सीरीज है, एक्चुअली ये आता तो संडे को है, हम इसको संडे को डिस्कस करते हैं, लेकिन किसी रीजन से हम इसको क्या संडे को डिस्कस नहीं कर पाए थे, मंडे को भी नहीं हो पाया था, ट्यूसडे को भी नहीं हो पाया था, इसलिए हम इसको वेडनेसडे को डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा जो ये 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर डिस्कशन है, वो मैं बता देता हूँ किस पैटर्न से चलता है। जैसे कि हमारा जो 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स जो क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, वो हमारा 5 यूनिट में डिवाइडेड है। फर्स्ट यूनिट जो हमारा वो है हिस्ट्री का, जिसमें हमने एशियन, मिडिवल, मॉडर्न इन तीनों को कंप्लीट कर लिया है। अभी हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा है, जिसमें हमने 1995 से लेकर के 2012 तक के क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इन 7 लेक्चर में। आज हमारा लेक्चर 8 रहने वाला। जो हमारा दूसरा यूनिट है, अगर हम यूनिट 2 की बात करते हैं, वो है हमारा पॉलिटिकल साइंस का, पॉलिटिकल साइंस। और थर्ड यूनिट होगा हमारा, वो होगा हमारा जियोग्राफी का। फोर्थ यूनिट होगा हमारा, जो फोर्थ यूनिट होगा वो होगा हमारा इकोनॉमिक्स। और जो हमारा फिफ्थ यूनिट होगा, जब हम यूनिट किसकी बात करते हैं, फिफ्थ की, वो होगा हमारा सी से। तो इस तरीके से हमारा जो 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर है डिस्कशन है, वो चल रहा है। हमारा जो ये डिस्कशन है 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर का, वो सिर्फ आपको यूपीएससी में ही नहीं, जितनी भी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, जैसे कि आप बात कर सकते हैं ईपीएफओ, यूपीएससी प्रीलिम्स, एसएससी, रेलवे, हर एक एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। अब जैसे देखते हैं, ये ईपीएफओ का सेकंड सिलेबस है, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो पॉलिटी इकोनॉमिक्स के साथ साथ क्या है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल भी आपका एक क्या है सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है। और अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से इन 27 ईयर्स में यूपीएससी ने कितने क्वेश्चन, 190 क्वेश्चन सिर्फ कहां से पूछे हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट से। अगर हम ऑल ओवर बात करते हैं चारों हिस्ट्री को मिला करके, तो इन अप्रोक्स 500 से ज्यादा क्वेश्चन सिर्फ किसमें पूछे हैं, यूपीएससी में प्रीलिम्स में सिर्फ हिस्ट्री पोर्शन से ही निकल करके आया था। तो इससे पता चलता है कि हिस्ट्री कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। अगर हम स्ट्रेटेजी की बात करते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स का जो प्रिपरेशन, अगर जो न्यू सब्सक्राइबर है या कोई जो न्यू स्टूडेंट इस चैनल पे आया है, तो उसको जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि जो हमारा यूपीएससी का जो एग्जाम्स है, वो 3 स्टेजेस में रहता है। पहला जो स्टेज है हमारा, वो रहता है हमारा स्टेज 1, एक स्टेज 2 और स्टेज 3। इन 3 स्टेज में क्या रहता है, यूपीएससी का पेपर जो होता है वो रहता है। फर्स्ट स्टेज में आपका क्या आता है, फर्स्ट स्टेज में आपका आता है प्रीलिम्स। सेकेंड स्टेज में आता है आपका मेंस। और थर्ड स्टेज में आता है आपका इंटरव्यू। इन 3 स्टेजेस में आपको यूपीएससी का जो एग्जाम है वो देखने को मिलेगा। अगर हम प्रीलिम्स की बात करते हैं, तो प्रीलिम्स में भी आपको क्या है, 2 लेवल देखने को मिलेगा। एक होगा आपका जनरल स्टडी 200 मार्क्स का, और दूसरा होगा आपका सी सेट। मेंस में आपके पास 4 जीएस होगा, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, ऐसे, और आपका होगा ऑप्शनल। ऑप्शनल
और इंटरव्यू होगा आपका 1 दिन का होता है, ये होता है 275 मार्क्स का, और ये सारे पेपर होते हैं 250, यानी कि आपका एक पेपर होगा 250। जनरल स्टडी यानी कि प्रीलिम्स में अगर हम बात करते हैं, ये आपका 200 का होता है, और ये भी आपका 200 मार्क्स के लिए आपके लिए कट ऑफ आता है, और इसमें आपको मात्र 33% चाहिए होता है, ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। तो इस तरीके से यूपीएससी के जो स्टेजेस हैं और पैटर्न है वो डिवाइडेड है। अगर हम प्रीलिम्स की बात करते हैं, किसमें? प्रीलिम्स। प्रीलिम्स की बात करते हैं जिसमें 2 आते हैं, एक आता है आपका है जनरल स्टडी, दूसरे साइड आता है आपका सीसेट। जनरल स्टडी में अगर हम बात करें तो इसमें क्या-क्या सब्जेक्ट पूछे जाते हैं? तो इसमें जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, सबसे पहला पूछा जाता है आपसे हिस्ट्री। दूसरे पे पूछा जाएगा आपसे ज्योग्राफी, फिर पूछा जाता है साइंस, फिर पॉलिटी, उसके बाद आपका करंट अफेयर, फिर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, या आप कह सकते हैं इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। उसके बाद पूछा जाता है किस सब्जेक्ट से? इकोनॉमिक्स। यानी कि आपको अगर प्रीलिम्स क्लियर करना हो और आपने इन सभी सब्जेक्ट पे अगर आपने कमांड कर रखा है, तो आपका प्रीलिम्स इजिली, यानी कि जीएस आपका इजिली क्रैक हो सकता है। आप इजिली जीएस का जो प्रीलिम्स का जीएस है वो आप इजिली निकाल सकते हैं। अगर हम सीसेट की बात करते हैं, तो सीसेट में क्या-क्या पूछे जाते हैं? अगर हम सीसेट की बात करते हैं, तो सीसेट में आपसे पूछा जाता है रीजनिंग, फिर आपसे पूछा जाता है मेंटल एबिलिटी, फिर आपसे पूछा जाता है कंपैरिजन, फिर डाटा इंटरप्रिटेशन, फिर आपसे पूछा जाता है ये सारी चीजें पूछे जाते हैं आपसे सीसेट में। ये था हमारा स्टेज 1। अगर हम स्टेज 2 की बात करते हैं, जैसे उसको अब रफ कर लेते हैं, हम बात करते हैं अब स्टेज 2, जो कि आपका मेंस। मेंस में क्या-क्या पूछे जाते हैं? सबसे पहले मेंस में आता है आपका एक ऐसे, क्या आता है आपका? एक सबसे पहले आता है ऐसे, जो कि 250 नंबर का होता है। उसके बाद आता है आपका जीएस 1। जीएस 1 में क्या-क्या पूछा जाता है? ये भी आपका 250 मार्क्स का ही होता है। तो जीएस 1 में आपसे पूछा जाता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंड फिर आपसे पूछा जाता है वर्ल्ड जियोग्राफी, फिर आपसे पूछा जाता है सोसाइटी एंड कल्चर, सोसाइटी एंड कल्चर। फिर हम अगर जीएस 2 की बात करते हैं, ये भी 250 मार्क्स का होता है। इसमें आपसे पूछा जाता है पॉलिटी एंड गवर्नेंस, एंड गवर्नेंस। फिर आपसे पूछा जाता है सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस, और इंटरनेशनल रिलेशन। जीएस 3 में आपसे पूछा जाता है
ये भी 250 का ही होता है। इसमें आपसे पूछा जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट, टू, फिर आपसे पूछा जाता है इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड इंटरनल इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट। ये आपसे पूछा जाता है GS 3 में। और GS 4 में ये भी आपका 250 ही मार्क्स का होता है, जो कि हमारा होता है एथिक्स का। तो होता है ये हमारा एथिक्स, इसमें आपसे एथिक्स, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये आपसे पूछा जाता है GS 4 में। उसके बाद आपका आता है दो लैंग्वेज का, लैंग्वेज। एक आप इंग्लिश कंपलसरी रहता है और एक आप क्या करते हैं, चूज करते हैं, चूज ऑफ लैंग्वेज। ये आपका होता है कितने नंबर का, 300 नंबर का, और ये एक क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। ये होता है हमारा स्टेज 2। अब हम स्टेज 3 की बात करते हैं, स्टेज 3 जिसमें आपसे इंटरव्यू लिया जाता है। कितने नंबर का होता है ये, 275 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से यूपीएससी क्या करते हैं, एक गवर्नमेंट जो सर्वेंट होते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज जो ऑफिसर्स होते हैं, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, सॉरी आईएफएस, तो इस तरीके से इन लोगों का सिलेक्शन होता है। इन स्टेजेस में यूपीएससी अपने एग्जाम्स को कंडक्ट कराती है। तो इसी चीज को और इजी करने के लिए इसमें कौन से मेन सब्जेक्ट हैं, मेन टॉपिक है, इस चीज को वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हर संडे 27 ईयर यूपीएससी क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं, जिसमें से हमने एशियंट, मिडिवल और मॉडर्न कंप्लीट कर लिया है। और अभी हमारा चल रहा है इंडियन नेशनल मूवमेंट। अगर मैं इन ओवरव्यू, इन 27 साल में जो पूछे गए हैं उसका अगर एक ओवरव्यू बताऊं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं, तो सिर्फ हिस्ट्री से सिर्फ हिस्ट्री से कितने क्वेश्चंस पूछे गए, तो 556 क्वेश्चन सिर्फ यूपीएससी ने इन 27 ईयर्स में हिस्ट्री से पूछे हैं। हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे, जैसे कि अगर हम बात करते हैं एशियंट हिस्ट्री, एशियंट हिस्ट्री, तो इससे 137 क्वेश्चंस पूछे। हम अगर मिडिवल की बात करते हैं, मिडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं, तो इससे कितने क्वेश्चंस, 108 क्वेश्चंस पूछे। मॉडर्न की बात करते हैं, मॉडर्न से पूछे 121। और इंडियन नेशनल मूवमेंट से अगर हम पूछें तो इसमें 190 क्वेश्चंस यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछे। फिर अगर हम बात करते हैं पॉलिटी की, तो इन 27 ईयर्स में सिर्फ
पॉलिटी से 319 क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं इन 27 ईयर्स में, यानी कि 1995 से लेकर के 2021। जिसमें अगर हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशंस और पॉलिटिकल सिस्टम से कितने क्वेश्चंस पूछे, किससे? कॉन्स्टिट्यूशंस एंड पॉलिटिकल सिस्टम। कॉन्स्टिट्यूशंस एंड पॉलिटिकल में से आपसे पूछे गए 101 क्वेश्चन, यानी कि 101 क्वेश्चन। फिर गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से पूछे गए, गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कितने पूछे गए हैं? 132। फिर वहीं पे अगर हम पंचायती राज से बात करते हैं, पंचायती राज, तो इससे कितने क्वेश्चंस पूछे गए? 31 क्वेश्चन। फिर जुडिशरी एंड लीगल राइट से बात करते हैं, जुडिशरी एंड लीगल राइट, तो इससे कितने क्वेश्चंस पूछे? 55 क्वेश्चन। फिर उसी तरीके से अगर हम ज्योग्राफी की अगर बात करते हैं, तो ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चंस पूछे गए? 515। इकोनॉमिक्स से कितने पूछे गए? तो इकोनॉमिक्स से जो पूछे गए हैं वो पूछा गया है 385। तो अगर हम इन 4 सब्जेक्ट को भी अच्छे से कवर कर लेते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं पे प्रीलिम्स क्या हो सकता है? इजिली क्लियर हो सकता है। इसी स्ट्रेटेजी को पर पकड़ बनाने के लिए हम क्या करते हैं? 27 ईयर्स की यूपीएससी क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ आपकी यूपीएससी में ही नहीं, स्टेट लेवल पे जो एग्जाम्स कंडक्ट कराया जाता है उसमें भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, एसएससी में भी हेल्पफुल रहेगा, रेलवे में भी, एनडीए में, बैंक, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन, जिसमें हम 2013 से लेकर के 2015 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज का जो पहला सवाल है ये 2013 का क्वेश्चन है। आज के में यानी कि क्वेश्चंस में ये पूछा गया है कि बंगाल में जो तेभाग किसान आंदोलन की जो मांग थी वो क्या थी? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि जमींदारों के हिस्सों में को फसल के आधे से घटा करके 1/3 कर दिया गया था। दूसरा ऑप्शन है कि किसानों को भूमि के स्वामित्व का जो अनुदान, क्योंकि वे भूमि के वास्तविक किसान थे। तीसरा ऑप्शन है आपके पास जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और भूदान का प्रथा का अंत हुआ था, यानी कि जो भी जमींदारी सिस्टम थी और जो सेफ्रॉम था, यानी कि जो जमीन है वो उसकी जो दान करने की जो प्रथा थी उसका खत्म हुआ था। और चौथा है कि जितने भी जो पेशेंट डेबिट्स थे उन सभी को क्या किया गया? वो सारे लिखी गए थे, यानी कि लिखना था। तो आपको बताना है कि जो तेभाग किसान आंदोलन हुआ था उसकी क्या मांग थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि जो तेभाग आंदोलन था बंगाल में और भारत के इतिहास का एक ही किसान आंदोलन था, जिसने किसान का जो ये आंदोलन था जो अपनी उपज का 2/3 कितना, 2/3 हिस्सा अपने लिए और 1/3 हिस्सा किसके लिए? जमींदार से मांगते थे। तो यानी कि जो तेभंग जो पेशेंट मूवमेंट जो कि बंगाल में हुआ था तो इसकी यही मांग थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ये भी 2013 का ही क्वेश्चन है। इसमें एने बेसन के संदर्भ में के रिगार्डिंग में 3 स्टेटमेंट दिए गए। इन 3 स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से पहले ये देख लीजिए कि क्वेश्चंस में आपसे इनकरेक्ट पूछ रही है करेक्ट पूछ, तो इसमें आपको करेक्ट बताना है। तो एने बेस जो हमारे एने बेसन से उनके रिगार्डिंग में जो 3 स्टेटमेंट दिए गए वो क्या क्या दिए गए? पहला स्टेटमेंट कहता है कि होम रूल मूवमेंट उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था और
जो एन ए बेसेंट थे वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। दूसरा स्टेटमेंट कहा जाता है कि जो एन ए बेसेंट थे वो फाउंडर थे किसके, तो थियोसोफिकल सोसाइटी के। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो एन ए बेसेंट है वो एक बार इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी प्रेसिडेंट बन चुकी है। तो इन तीनों स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है ओनली वन, ऑप्शन बी है ओनली 2 and 3, ऑप्शन सी है ओनली 1 and 3 और ऑप्शन डी है कि तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन सी, यानी कि सिर्फ हमारा पहला और तीसरा ही स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। दूसरा स्टेटमेंट इसीलिए गलत है क्योंकि जो हमारी एनी पेशेंट थे वो जो थियोसफिकल सोसाइटी थी उनके संस्थापक वो नहीं थी। उनके संस्थापक कौन थे, तो हेनरी स्टील, जो हमारे हेनरी स्टील ऑलकोट थे, वो फाउंडर थे किसके, थियोसोफिकल सोसाइटी के, ना कि एने बेसेंट। अगर हम बात करते हैं कि जो एने बेसेंट है उनके ही अगुवाई, उन्हीं के रिस्पॉन्सिबल में और उन्हीं के नेतृत्व में, यानी कि उन्हीं के अंडर में क्या था, जो होम रूल मूवमेंट है वो स्टार्ट किया गया था। 1917 में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी क्या बन चुकी थी, एक बार प्रेसिडेंट बन चुकी है। इसीलिए हमारा पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है और दूसरा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी 2013 का क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा गया है तो साइमन कमीशंस के जो आगमन के खिलाफ भारत के लोगों ने क्यों आंदोलन किया था। यानी कि जब साइमन कमीशंस हमारे भारत में आया था, ब्रिटिश के द्वारा जब भारत के अंदर साइमन कमीशंस लाया गया था, तो उसके लिए जो आंदोलन किया गया था, उसके अगेंस्ट में जो मूवमेंट चलाए गए थे, उसका क्या रीजन है। पहला है कि भारतीय कभी भी 1990 के अधिनियम को, यानी कि जितने भी जो इंडियंस थे वो 1990 एक्ट के जो वर्क है उसको कभी भी रिव्यू नहीं करना चाहते थे। दूसरा स्टेटमेंट है कि साइमन कमीशंस के द्वारा ये रिकमेंडेशंस दी गई थी कि एबोलिशन ऑफ डायरची इन द प्रोविंस, यानी कि साइमन कमीशन ने प्रांत में जो द्वैत शासन थी उसको समाप्त करने की सिफारिश की थी। तीसरा ऑप्शन है साइमन कमीशंस में एक भी जो जितने भी जो मेंबर थे उनमें एक भी मेंबर इंडियंस नहीं थे। चौथा ऑप्शन है आपके पास कि साइमन कमीशंस के द्वारा ही सजेस्ट किया गया था कंट्री का पार्टीशन। तो बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि जो साइमन कमीशंस के अगेंस्ट में जो भी मूवमेंट चलाए गए थे उसका एक मेन कारण ये था कि उसमें जितने भी जो मेंबर थे उनमें से एक भी इंडियंस नहीं थे। नवंबर 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशंस क्या किया गया था, जिसके अपॉइंट किया गया था, जिसके बाद अगर हम बात करते हैं जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे, साइमन कमीशन। तो इन्हीं के नाम पे क्या पड़ गया, इन्हीं जो साइमन थे इन्हीं के नाम पे इस कमीशन का नाम रखा गया। आयोग के जितने भी जो मेंबर्स थे, यानी कि जो हमारे साइमन कमीशन थे उसके जितने भी जो मेंबर्स थे वो कौन थे, सारे ब्रिटिश थे, इंडियन एक भी नहीं थे। इस घोषणा का जो सभी भारतीयों ने क्या किया, काफी ज्यादा विरोध किया, विरोध के कोरस के साथ क्या है, स्वागत किया था। जिस बात से उन्होंने सबसे ज्यादा जो नाराज किया था वो आयोग के से भारतीयों का बहिष्कार था। और इस बहिष्कार के पीछे मूल्य धारणा यही थी कि जो विदेशी स्वशासन है के लिए भारत में क्या है, फिटनेस पर चर्चा करने का और निर्णय दे। तो इसीलिए जो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट जो लॉन्च किया गया था, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन की जो प्रतिक्रिया इस रूप में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए है कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन बी है क्रिप्स प्रपोजल, ऑप्शन सी है साइमन कमीशन की रिपोर्ट और ऑप्शन डी है वेबले प्लान, यानी कि वेबले योजना। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि क्रिप्स प्रपोजल। ब्रिटिश सरकार, यानी कि अगर हम बात करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा
एक डिक्लेरेशन भेजा गया था, इसके अंदर सर सैफ्रॉन क्रिप्स के अंडर में रहकर, जिसमें भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के साथ बातचीत करने के लिए, युद्ध के दौरान टोटली कॉरपोरेशंस के लिए करने के लिए, एक निर्वाचित भारतीय विधानमंडल की जो क्राउन्स और जो वायसराय के क्या है प्रतिशील हस्तांतरण और शक्ति के वितरण में बदले में। फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो ये क्या रही, जो भी ये हमारी जो टॉक थी वो क्या हो रही, टोटली फेल रही थी, क्योंकि उनमें जो स्वशासन की जो समय था वो सरने की जो प्रमुख मांग थी और जो त्यागी जाने वाली जो शक्तियां की भी क्या है परिभाषा को संबोधित नहीं किया गया था। अनिवार्य रूप से सीमित प्रभुत्व की स्थिति और पेशकश की जाने वाले भारतीय आंदोलन के लिए पूरी तरीके से क्या था, अनएक्सेप्टेबल था। इसीलिए जो भारत छोड़ो आंदोलन की जो वो प्रतिक्रिया है वो किस रूप में शुरू हुई थी, क्रिप्स प्रपोजल्स के रूप में शुरू किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ये भी सन 2013 में ही पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है ये 2014 का है। इसमें ये बताना है कि जो भारतीय कांग्रेस का 1929 का जो अधिवेशन स्वतंत्रता आंदोलन इतिहास के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। तो आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ये कहता है कि स्वशासन की प्राप्ति के लिए कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में इसकी घोषणा की गई थी। ऑप्शन बी है, पूर्ण स्वराज के प्रति को कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था। तीसरा है, असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। और चौथा है कि लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय लिया गया था। तो आपको बताना है कि जो 1929 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हमारे हिस्ट्री के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मिलेगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन था स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्ण स्वराज के प्रति कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में इसे अपनाया गया था। तो इसलिए जो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2015 का क्वेश्चन है, क्योंकि 2014 में क्या है सिर्फ एक ही क्वेश्चन यूपीएससी ने इंडियन नेशनल मूवमेंट से पूछा था। तो इसमें ये बताना है कि जो कैबिनेट मिशंस के जो रिगार्डिंग में आपके पास तीन स्टेटमेंट है, इस तीन स्टेटमेंट में से बताने की कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कहता है, जो साइमन कमीशन है उसने ये रिकमेंडेड किया था गवर्नमेंट को कि वो एक फेडरल गवर्नमेंट हो, यानी कि इसने सरकार को संघीय सरकार की सिफारिश की थी। दूसरा स्टेटमेंट है कि इसने जो इंडियन कोर्ट्स है भारतीय न्यायालय की शक्ति को बढ़ा दिया था। और तीसरा स्टेटमेंट है कि ने यानी कि आईसीएस यानी कि इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के अधिक भारतीयों को प्रदान किया गया था। तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है ओनली 1, ऑप्शन बी है ओनली 2 एंड 3, इसमें भी आपको क्या बताना है, करेक्ट बताना है। तो ऑप्शन सी है 1 एंड 3 और ऑप्शन डी है नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि सिर्फ हमारा पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा और तीसरा इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि अगर हम बात करते हैं जो ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे कैलमेट, अगर हम बात करते हैं कैलमेट एटली ने 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स की क्या थी, जैसे कि पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए.वी. एल्बर्ट्स के कमीशंस को भेजने की घोषणा की थी। घोषणा में कैबिनेट मिशंस के प्रस्ताव के अनुसार देश में जितने भी जो इंडियन प्रोविंस है, यानी कि जितने भी जो भारत के अंदर जितने भी जो रजवाड़े थे, भारतीय प्रांत और रियासतों से मिलाकर के एक संघीय सरकार हो सकती है, हो सकती थी। इसी बेस पे था जो क्रिप्स मिशन है वो भेजा गया था। इसलिए हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन में योगदान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप नरमपंथी और उग्रवादी उभर करके निकले थे। ऑप्शन ए है स्वदेशी मूवमेंट, ऑप्शन बी है क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरा है असहयोग आंदोलन और चौथा है
यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन ए। यानी कि सूरत का जो विभाजन है भारत के आधुनिक इतिहास की एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट है, घटना है। यह 1907 में हुआ था, जब नरमपंथियों ने चरमपंथियों के साथ साझेदारी की थी और कांग्रेस की विभाजन कई कारणों से हुआ था। नरमपंथियों ने यानी कि नरमपंथियों ने शुरू से ही कांग्रेस को नियंत्रित किया था और उनके सोचने और करने के अपने अपने तरीके थे। युवा पीढ़ी को स्वीकार्य नहीं थे ये, जो कि गति और अधीर थे, जिस पर नरमपंथी आगे बढ़ रहे थे और देश का नेतृत्व कर रहे थे। यह स्वदेशी आंदोलन के समय की घटना है। तो इसलिए जो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 2015 का क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है के रिगार्डिंग में आपके पास तीन स्टेटमेंट है। इन तीन स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि इसने ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार और करों को अपवचन की वकालत की थी। दूसरा स्टेटमेंट है यह सबहारा यानी कि अधिनायक वक्त स्थापित करना चाहता था, यानी कि ये डिक्टेटरशिप को एस्टेब्लिश करना चाहता था। तीसरा स्टेटमेंट है इसने अल्पसंख्यकों को और उत्पीड़ित वर्गों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल की वकालत की थी। तो इन तीन स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जो संदर्भ में तीन स्टेटमेंट है इनमें से कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन ए है सिर्फ पहला दूसरा, ऑप्शन बी है सिर्फ तीसरा, ऑप्शन सी है पहला दूसरा तीसरा और ऑप्शन डी है नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको डी, यानी कि एक भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट नहीं है। इसका यानी कि ये जो स्टेटमेंट वो सारे गलत है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के बाहर समाजवादी प्रवृत्ति के कारण पीसी के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी का विकास हुआ था और जोशी और आचार्य नरेंद्र देव और जयशंकर नारायण के नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की नींव रखी गई थी। तो इस वजह से ये सारे जो हमारे तीनों स्टेटमेंट है वो क्या है, इनकरेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है ये भी 2015 में ही पूछा गया था। यानी कि रोलेक्ट एक्ट यानी कि रोलेक्स सत्याग्रह जो हुआ था इसके रिगार्डिंग में आपके पास तीन स्टेटमेंट है और तीन स्टेटमेंट में से बताने कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो रोलेक्ट एक्ट है देशद्रोह सीमित की सिफारिशों पर आधारित था। दूसरा स्टेटमेंट है कि जो रोलेक्ट एक्ट जो सत्याग्रह है में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का क्या है प्रयास किया था। और तीसरा स्टेटमेंट है कि साइमन कमीशन के आगमन के खिलाफ प्रदर्शन रोलेक्ट एक्ट यानी कि जो रोलेक्ट एक्ट सत्याग्रह के साथ हुआ था। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। ऑप्शन ए है सिर्फ पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी है पहला दूसरा, ऑप्शन सी है दूसरा तीसरा और ऑप्शन डी है पहला दूसरा तीसरा, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि सिर्फ पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि अगर हम रोलेक्ट एक्ट की बात करते हैं तो ये क्या था, एक सेडिशंस कमेटी के द्वारा अपॉइंट किया गया था 1918 में, जिसके द्वारा ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट जिसमें इसके साथ मिस्टर जस्टिस रोलेक्ट एक्ट जो कि एक ब्रिटेन के जज थे और इसके प्रेसिडेंट भी थे। इसका जो प्रपोजल था इस कमेटी का वो क्या था, वाज टू इवोल्यूट जो भी पॉलिटिकल टेररिज्म है इंडिया के अंदर उसको कंट्रोल करना और बंगाल एंड जो पंजाब में उभर करके आ जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सत्याग्रह जैसे कि महात्मा गांधी के द्वारा से टाइट किया गया था थ्री लेवल पे, जैसे कि पॉलिटिकल, जैसे कि हम बात करते हैं होम रूल लीग, सेंटर पेन इस्लामिस्ट ग्रुप और तीसरा जो था हमारा वो सत्याग्रह सभा था। कब? तो बम्बई, यह कब शुरुआत हुआ था? तो 24 फरवरी, कहाँ पे? तो बम्बई में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है जैसे कि यहाँ पे भी आप हिंदी में भी इसको देख सकते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि महात्मा गांधी के द्वारा द्वारा जो सत्याग्रह को आयोजित किए गए थे वो तीन प्रकार से किए गए थे। पहला था आपका होम रूल लीग, दूसरा था कुछ पैनी इस्लामिकवादी समूह और एक सत्याग्रह सभा जिसे जिसे स्वयं 24 फरवरी को बम्बई से शुरू किया गया था। तो इसीलिए जो इसका जो करेक्ट आंसर था वो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन बी, जिसमें सिर्फ हमारा पहला और दूसरा ही स्टेटमेंट क्या था तो करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 2015 में ही पूछा गया था। इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से अप्रैल 1930 में नमक नमक कानून तोड़ों के लिए तंजौर तट पर मार्च आयोजित किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन है, यानी कि किसके द्वारा ये आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए है वीओ यानी कि चंद्रवरम पल्लाई। ऑप्शन बी है सी गोपालाचारी। ऑप्शन सी है के कामराज। और ऑप्शन डी है एनी बेसन। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि सी गोपालाचारी। सी गोपालाचारी ने अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक बात करते हैं कहाँ पे, तो त्रिची नोपोली के से काय वांद्रयम तक की मार्च का एक आयोजना किया था, यानी कि आयोजन किया था। तो इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी इज सॉरी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, सी गोपालाचारी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको ये बताना है कि आपके पास दो स्टेटमेंट दिए गए, इन दो स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि जो सरोजिनी नायडू थी वो पहली ह्यूमन प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। दूसरा स्टेटमेंट है कि सरोजिनी नायडू ये तो द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द बरूद्दीन साहिब जी, यानी कि इसमें कहा गया है कि कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो मुस्लिम अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन साहिब जी थे। तो अब इन दोनों स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन है सिर्फ पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी है सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी है ना तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है ना तो दूसरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सिर्फ बी, यानी कि हमारा पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। पहला इसलिए हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि जो एन ए बेसेंट था वो पहली ह्यूमन प्रेसिडेंट थी, यानी कि पहली ह्यूमन प्रेसिडेंट थी किसकी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और इनके द्वारा जो प्रिसाइड किया गया था वो कब किया गया था, 1970 में कलकत्ता सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का। दूसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है, जो बरूद्दीन साहिब जी थे वो भारत यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। तो इसलिए हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि दूसरा गलत है। यहाँ पे सरोजिनी नायडू नहीं, यहाँ पे क्या आएगा हमारा एन। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने 2013 से लेकर के 2015 तक के वो क्वेश्चंस को डिस्कस किया जिसने यूपीएससी ने डायरेक्ट इंडियन नेशनल मूवमेंट से पूछा। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम यूपीएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर सकते हैं और किस तरीके से यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट अपने कराती है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम कल की वीडियो डिस्कस करेंगे जिस जो कि हमारा अभी चल रहा है चैप्टर 4 कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का, तो उससे पहले हम अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, तब जाकर के हम अपना जो कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का जो 4th चैप्टर चल रहा है अल्टरनेटिव सेंटर पावर, तो उससे पहले हम अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे, तब हम अपने आगे के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।